नमस्कार। बिहार से आ रहे बड़े खुलासे के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून शुक्ला। बिहार के सीमांचल में किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया जैसे जिले आते हैं। इन जिलों में मुस्लिम आबादी 38% से लेकर 68% तक है। यहाँ आधार कार्ड की संख्या आबादी से ज़्यादा निकली है, जिसका कारण चुनाव में बड़े पैमाने पर फर्जी वोटरों के जरिए सत्ता पर कब्जा करना या सेंधमारी करना है। आपको बता दें कि बिहार में होने वाले चुनाव से पूर्व में जारी किए गए आधार कार्ड सैचुरेशन के आंकड़ों ने एक नई बहस छेड़ दी है। आधार कार्ड सैचुरेशन से पता चला है कि बिहार का औसत आधार सैचुरेशन 94% है। वहीं किशनगंज का 126%, कटिहार का 123%, अररिया का 123%, पूर्णिया का 121% जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में यह आंकड़ा 100% से ज़्यादा है। यानी हर 100 लोगों पर 120 से ज़्यादा आधार कार्ड बन चुके हैं, बांटे जा चुके हैं। आधार कार्ड सैचुरेशन का मतलब जान लीजिए आप। उसका मतलब है कि किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या समूह में जितने लोगों के पास आधार कार्ड है उसे फीसदी से या प्रतिशत से नापा जाता है। 100% आधार कार्ड सैचुरेशन का अर्थ है कि उस क्षेत्र या समूह के सभी पात्र व्यक्तियों के पास आधार कार्ड है। यानी जिस आधार कार्ड में 100% का सैचुरेशन दिखा रहा है उसमें सभी लोगों को मिला है। ये आंकड़े डुप्लीकेट आधार कार्ड और गैर नागरिकों को आधार जारी किए जाने पर सवाल खड़े करते हैं। आमतौर पर एक व्यक्ति का एक ही आधार कार्ड होता है, लेकिन यहाँ बिहार में मौजूद आंकड़े बता रहे हैं या तो नकली आधार कार्ड बने हैं या फिर ऐसे लोगों को भी आधार कार्ड मिल गए हैं जो भारत के नागरिक नहीं हैं। खासकर पश्चिम बंगाल और नेपाल की सीमा से सटे सीमांचल में, जहां अवैध घुसपैठ के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। बिहार के किशनगंज जिले के जिया पोखर में मुस्लिम व्यक्ति अशरफुल को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि वह बांग्लादेशी और नेपाली घुसपैठियों के लिए फर्जी आधार कार्ड बनाता था। आरजेडी, कांग्रेस जैसे दल बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपना कोर वोटर मानते हैं, जिसके कारण वह चुनाव आयोग की वोटरों की पहचान करने की कोशिशों का विरोध करते हैं। लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि अगर जांच नहीं होती तो देश के खिलाफ चल रहे बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश भी नहीं होता। सीमांचल क्षेत्र पश्चिम बंगाल और नेपाल से सटा हुआ है और बांग्लादेश से भी ज़्यादा दूर नहीं है। इस इलाके में लंबे समय से अवैध घुसपैठियों के रहने की बात कही जा रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो ज़्यादा आधार कार्ड बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए बनाए गए। पुलिस सूत्रों का दावा है कि स्थानीय मुस्लिम नेताओं और कट्टरपंथी समूहों ने इसमें मदद की, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते अभी तक इस षड्यंत्र पर ठीक तरीके से जांच शुरू नहीं हो पाई है, जो एक बड़े चिंता का विषय हो सकता है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची की जांच चल रही है, जिसके बाद से ऐसे घुसपैठिए फिर से सामने आने लगे हैं। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि वोटर लिस्ट में नाम के लिए आधार कार्ड और आवासीय प्रमाण पत्र को क्यों नहीं माना जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बिहार के सीमांचल के 4 जिलों में आधार कार्ड की संख्या आबादी से ज़्यादा निकली है। यहाँ तक कि नागरिकता के सबूत न होने के बावजूद आधार कार्ड के आधार पर निवास प्रमाण पत्र भी जारी किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक बिहार के किशनगंज में आधार कार्ड की संख्या आबादी का 105%, अररिया में 102%, कटिहार में 101% और पूर्णिया में 101% है। पिछले 2 दशकों में इस क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ बढ़ी है। इससे यहाँ की आबादी में तेजी से बदलाव आया है। 1951 से 2011 तक इन जिलों में मुस्लिम आबादी में 16% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि मुस्लिम जनगणना से पता चलता है कि किशनगंज में मुस्लिम आबादी 68%, अररिया में 50%, कटिहार में 45% और पूर्णिया में 39% हो गई है। मतदाता सूची की जांच का सबसे ज्यादा विरोध राज्य के या बिहार के उन मुस्लिम इलाकों में हो रहा है जहां आधार कार्ड में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां खुद सामने आ चुकी हैं। अब मुस्लिम समुदाय लंबे समय से विपक्षी महागठबंधन को समर्थन करता रहा। ऐसे में महागठबंधन का
इस विरोध के बहाने इस समुदाय को एकजुट कर एक मुश्त वोट पाना है। इसीलिए विपक्ष चुनाव तक वोटर लिस्ट की जांच प्रक्रिया को रोकने की बात कह रहा है। आपको बता दें कि बिहार के आगामी चुनावों से पहले फर्जी आधार कार्ड और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। विपक्ष का सवाल है कि इतने कम समय में यानी 3 से 4 महीने में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR कैसे पूरा किया जा सकता है, जिसमें लाखों वैध मतदाताओं के नाम कटने की आशंका है। इस पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में सफाई के बीच कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना और डुप्लीकेट और फर्जी मतदाताओं विशेषकर स्थायी और वर्तमान पते दोनों पर सूचीबद्ध लोगों को हटाना है। चुनाव आयोग का जोर है कि केवल वही निवासी मतदाता सूची में शामिल होने चाहिए जो उस क्षेत्र में वर्तमान में रह रहे हैं और भारतीय नागरिक हैं, जैसा कि संवैधानिक मानदंडों के अनुरूप है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 24 जून 2025 को जारी निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि 1 अगस्त 2025 को जारी होने वाले मसौदा मतदाता सूची में उन व्यक्तियों के नाम शामिल होंगे जिनके प्रगलभ फॉर्म 25 जुलाई तक प्राप्त हो जाते हैं। मसौदा सूची के प्रकाशन के बाद भी अगर कोई दस्तावेज अपर्याप्त पाया जाता है तो मतदाता दावे और आपत्तियां अवधि के दौरान ऐसे दस्तावेज जमा करा सकते हैं। चुनाव आयोग ने शुरुआत में आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं मानते हुए 11 दस्तावेजों की सूची से बाहर कर रखा था, यह कहते हुए कि आधार केवल पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। उनका तर्क है कि अवैध अप्रवासियों को भी आधार कार्ड जारी किए जा सकते हैं। CEC ने कहा कि पिछले 4 महीनों में सभी 4123 EROज, सभी 775 जिला चुनाव अधिकारियों और 36 CEOज ने 28,000 राजनीतिक दल प्रतिनिधियों के साथ करीब 5,000 बैठकें की हैं। चुनाव आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को बातचीत के लिए भी आमंत्रित किया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि मतदाता के विशेष पुनर्निरीक्षण में नागरिकता के मुद्दे में चुनाव आयोग क्यों पड़ रहा है, जबकि यह गृह मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया कि वह बिहार में SIR प्रक्रिया के दौरान आधार, राशन कार्ड और वोटर ID कार्ड जैसे दस्तावेजों को भी स्वीकार करने पर विचार करे। कोर्ट ने कहा कि आधार पहले से ही चुनावी रोल के लिए एक प्रासंगिक दस्तावेज माना जाता है और चूंकि दस्तावेजों की सूची व्यापक नहीं है, इसलिए आधार को स्वीकार करना न्याय के हित में होगा। हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया कि यह केवल सुझाव है, निर्देश नहीं, और आयोग को यह सुझाव स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार है, लेकिन उसके लिए उचित कारण देने होंगे। अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग की संवैधानिक कर्तव्य निर्वहन और उसकी निष्ठा पर संदेह नहीं कर रही है, लेकिन धारणा और व्यवहारिक कठिनाइयों का मुद्दा है जिस पर विचार किया जा सकता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व संयुक्त निदेशक चुनाव आयोग, और डॉक्टर भूपेंद्र कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आपसे कि बिहार निर्वाचन आयोग द्वारा चलाया जाने वाला एक विशेष अभियान है SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसमें नए मतदाताओं का पंजीकरण, मृतकों, अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाने, मतदाता सूची को अपडेट करने का काम किया जाता है। सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के तहत काम करना चुनाव आयोग का मूल कर्तव्य है, लेकिन इसके बाद भी सवाल खड़े हो रहे हैं, तो क्यों? भूपेश कुमार जी। जी, मुझसे किया गया है। जी, देखिए क्या है कि चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया होती है जो कि किसी समय भी करता है। लगभग 2003 में चुनाव आयोग ने किया था, लगभग उस समय 5 करोड़ 68 लाख वोटर थे, उनका काम उन्होंने 30 दिन में किया था। उसके बाद ये लगभग 2025 लगभग मान लीजिए 22 साल बाद वो फिर से पुनरीक्षण किया जा रहा है, लेकिन उस समय वोटों की संख्या लगभग 7 करोड़ से ज्यादा हो गई है। लगभग 2 करोड़ 2.5 करोड़ के लगभग ज्यादा वोटों की संख्या है, और ये संख्या के अनुपात में उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं। आपने अपने ब्रीफिंग में भी कहा है कि लगभग आधार कार्ड वहां पे आबादी से ज्यादा पाए गए,
और ये ही संदेश कर रहा है। इस कारण चुनाव आयोग, वहां का स्टेट चुनाव आयोग ने सेंट्रल चुनाव आयोग से इस तरह से परमिशन मांगी और उस तरह से उन्होंने काम किया। लेकिन 24 जून के अनुसार 24 जून से इन्होंने काम शुरू कर दिया और 10 जुलाई तक लगभग 5 करोड़ से अधिक मतदाताओं का एसआईआर किया जा चुका है, उनका वेरिफिकेशन के आवेदन आ चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी तीव्र, जिस लगभग 2/3 काम वहां पे किया जाने की प्रक्रिया में आ गया है। अभी सिर्फ 15 दिन बचे हों और 1/3 काम अभी होना बाकी है। लगता है कि जो चुनाव आयोग की जो मशीनरी है उसमें 20,000 बीएलओ और लगाए हैं उन्होंने, लगभग 98,000 बीएलओ के बाद, और जिसके कारण वो एक लिमिट सीमा में ये काम का पुनरीक्षण कर देंगे। लेकिन विपक्ष पार्टियों ने इस पे सुप्रीम कोर्ट में भी गए और सुप्रीम कोर्ट ने जब अपील हुई और उसमें सारे विषय आए, क्योंकि वहां पे जो पार्टी थी, राजनीतिक पार्टी, लगभग 11 याचिकाएं लगी थी और उनमें सारे विषय आए। लेकिन चुनाव आयोग की मुख्य बात कही गई जो कि एक पार्टी थी और जो उस कार्यक्रम को कर रहा था, तो चुनाव आयोग ने 2 ही बिंदु करे कि उन्होंने कहा कि 2003 में हमने किए थे और 5 करोड़ मतदाताओं के हमने वेरिफिकेशन एसआईआर कर चुके थे, लेकिन जो अभी जो उसके बाद जुड़े हैं उनका हमने नहीं किया है, इसलिए हम सिर्फ उनका करेंगे और दोनों फॉर्म में करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन भी करेंगे और ऑफलाइन भी करेंगे उसका वेरिफिकेशन। भूपेंद्र जी आपको बता दूं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आमतौर पे हर साल या चुनाव के ठीक पहले विशेष अवधि में, जैसे 2023 में यह 27 नवंबर से 26 दिसंबर तक चलाता किया जाता रहा है। लेकिन सवाल फिर है कि जब ये रेगुलर हो रहा है तो इसके पीछे इनकी मंशा क्या है राजनीतिक दलों की? क्या वो खुद करना चाहते हैं? क्या वो घुसपैठिए के मुद्दे को अनदेखा करना चाहते हैं? क्या उनको लगता है कि उनका कोर वोटर घुसपैठिया ही है? मंशा क्या है एक्चुअली में विपक्षी दलों की, ये जानना चाहता हूं। उनका मानना ये है कि ये सीमावर्ती राज्य है और यहाँ पे बांग्लादेश और उससे नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, और यहाँ पे घुसपैठिए जो बांग्लादेश के आए हैं वो निश्चित रूप से झारखंड और बिहार में शिफ्टिंग हुई है। तो उनका ये मानना है कि इनकी अगर इस तरह से जांच की जा सके, और ये कोई एक स्वाभाविक क्रिया है जो कि हम मानते हैं कि इस तरह से जो वेरिफिकेशन किया जाता है उसमें दस्तावेज माने जाते हैं, और ये चुनाव आयोग का कर्तव्य होता है और नैतिक ड्यूटी भी है कि कोई भी चुनाव से वंचित, अपना मतदान वंचित न रह सके उसके लिए। और हमने देखा है चुनाव आयोग में कि जिस तरह से स्टेट कोऑर्डिनेटर होता है उस समय से विधानसभा में भी कोऑर्डिनेटर होते हैं, और राजनीतिक पार्टियों जब वो चुनाव आयोग की सूची जब प्रकाशित होती है उससे पहले विभिन्न दलों को, जो राष्ट्रीय और वहां के क्षेत्रीय दल होते हैं, उनके प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है, उनके दावे आपत्तियां भी ली जाती हैं और उसके बाद ही प्रकाशित किया जाता है। तो ये एक उनका एक जन्नत परफॉर्मा है। लेकिन अब विपक्ष का ये कहना है कि ये टाइमिंग सही नहीं है, और इस पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जनवरी में उन्होंने अपने दावे नए नाम जोड़ना और काटने की प्रक्रिया किया था। अब ये विवाद के जो विषय उन्होंने जिस तरह से रखे, तो क्योंकि एक राजनीतिक पार्टियां सत्ता में जो रहती हैं और विपक्ष में जो रहता है वो आरोप लगाता है कि सरकारी एजेंसी का उनका उपयोग हो रहा है। चलिए, हमारे साथ जुड़ गए डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व संयुक्त निदेशक हैं चुनाव आयोग के। मोहम्मद अमीन साहब, डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि चुनाव आयोग का यह कदम मनमाना और भेदभावपूर्ण है, जिससे लाखों मतदाताओं, विशेषकर हाशिए पे रहने वाले समुदाय, जिसमें विशेष रूप से मुस्लिम, SC/ST और प्रवासी श्रमिकों को मताधिकार से वंचित किया जा सकता है, ऐसी आशंका जताई है बिहार के विपक्षी दलों ने, जिनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं हो सकते। उनका कहना है कि जिनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं हो सकते हैं उनको मतदान से रोकना उचित नहीं होगा। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, चुनाव आयोग में आप काम कर चुके हैं लंबे समय तक, इस नजरिए पे आपकी क्या राय है? डॉक्टर प्रसन्न जी, जैसा कि पता है आपको और दुनिया जानती है, आपके दर्शक जानते हैं, आपके जो पैनलिस्ट हैं वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जो किसी जात बिरादरी की बात नहीं करती। जबकि उसका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुरू होता है उसमें इस बात को दर्शाया जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में, जब भी आप प्रचार प्रसार करेंगे किसी जाति का विशेष उल्लेख नहीं करेंगे और नहीं किसी तरह की इस तरह की बातें करेंगे जिससे कि जातिवाद प्रदर्शित हो। तो ये तो बात यहीं से नकार दी जाती है। वो अपना संविधान पढ़ ले उठा के, इलेक्शन कमीशन का या देश का संविधान, दोनों पढ़ सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है जो इस तरह के कहा जा रहा है कि उनके साथ ऐसी बात की जा रही है जिससे कि वो निर्बल और मुसलमान और ये ओबीसी ये वोट न दे सके। क्या लिखा है उनके मत्थे पे सबके वोटरों के, जो जिनसे वो वोटर रजिस्टर किए जाएंगे? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आजादी के बाद से
आज तक कभी भी किसी को वंचित रखा गया है, चाहे वो पहाड़ पे रह रहा हो, चाहे बर्फ में रह रहा हो, चाहे समंदर में रह रहा हो, जो भी हमारा क्षेत्र है, जहां जहां निर्वाचन आयोग जाता है वहां से एक एक वोटर को वोट लेके आता है। ये संविधान की अच्छाई और खूबी है कि हर वोटर अपने फ्रेंचाइज का उपयोग कर सकता है और देश में भागीदार बन सकता है, लेकिन शर्त कि वो हमारे देश का वासी हो। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, जो बिहार के सीमांचल 4 जिलों की बात किया हमने, उसमें एक चीज साफ थी कि आधार कार्ड का जो सैचुरेशन है वह 100% आंकड़े से काफी बढ़ा हुआ है। कहीं 128, 126 इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं। यानी इस आधार कार्ड सैचुरेशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी इलाके में या किसी समुदाय के जितने लोग होते हैं मैक्सिमम उन्हीं का बन सकता है। यानी ये सैचुरेशन पॉइंट 100 से ऊपर होने पे सीधे सीधे लगता है कि या तो प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है या इसमें अवैध वोटर जोड़े जा रहे हैं। बिहार के सीमांचली इलाकों में ही यह स्थिति क्यों देखने को मिल रही है? और क्या जब पहले बनाया जा रहा था आधार कार्ड तो इन बातों की अनदेखी की गई क्या? आपको इस बात से स्पष्ट हो जाएगा, ये जो प्रदेश है, जिन प्रदेशों की बात कर रहे हैं, बिहार इसके बाद बंगाल का नंबर आने वाला है। इसके बाद पूरे देश में यही वो SIR किया जाएगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। जी हाँ, स्पेशल रिवीजन किया जाएगा, पूरे देश में चलेगा। इसी से ये लोग घबराए हुए हैं। आप देखिए ना, यहाँ से अब अभी क्या है, मैं आपको एक और अपना उदाहरण दे देता हूँ इलेक्शन कमीशन का ही। याद होगा जब तो कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, उस वक्त ये शुरू हुआ था ईवीएम का मामला। तो जब ईवीएम का मामला रखा गया तो सारी विपक्षी दलों से बात हुई, होने के बाद इसको देश में लागू करना था। उस वक्त देखा ये गया कि जो केरला का पायलट प्रोजेक्ट है वो वहां से शुरू किया गया कि केरला में चुनाव हो रहे थे, तो चुनाव के बाद बोला गया कि कमीशन ने कहा इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। और जब वह हो चुके उसके बाद पूरे देश में ईवीएम 2004 में लागू हुई। आप देखेंगे ये जो बॉर्डरिंग एरिया है, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये एरिया बॉर्डर एरिया है। और इस बॉर्डर एरिया से यहाँ पर बहुत से लोग, अवांछित लोग विदेशों से यहाँ पर घुस आए। अब कब आए ये नहीं पता है कि इस सरकार में आए, इससे पहले आए, लेकिन हाँ उनके कुछ वोट बन गए। इन बात को देखते हुए, और अभी देखिए विपक्षी बात तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन आप इन्हीं की बात देखिए, ये अपनी बात को कंट्राडिक्ट करते हैं। महाराष्ट्र में कहा इन्होंने वोट बढ़ाए गए हैं, और उसके बाद आप देखिए हरियाणा में कहा वोट बढ़ाए गए हैं, इसी तरह दिल्ली में वोट बढ़ाए गए हैं, कहीं गिराए गए हैं, कहीं कम किए गए हैं, कहीं जोड़े गए हैं। ये इस तरह की 40-40 लाख वोटों की बात की। आप ये बताइए कि इस तरह से अगर इन्होंने खुद ही कहा है और उन्हीं बात को सही प्रमाण करते हुए, और हमेशा आपको पता है इलेक्शन कमीशन कभी बैलेट से कराता था, आज ईवीएम से करा रहा है, फिर वीवीपैट भी आ गई। तो आप ये देखिए ना कि मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ता रहा है इलेक्शन कमीशन, और अच्छे सुधार लाए हैं अपने वोटर्स के लिए। चाहे वो पोलिंग स्टेशन की बात हो, नजदीक किया गया, चाहे वोटर के घर घर पर्ची भेजने की बात हो, वोटर आई कार्ड बना के उसके घरों को भेजने की बात हो, चाहे उनके फॉर्म भरवाने की, घर से बीएलओ भरवा के लाता है। और ये सब सारी प्रक्रिया फ्री ऑफ कॉस्ट होती है बीएलओ की। लाइसेंस बनवाने जाएंगे आप, किसी चीज का पैसे मोहम्मद अमीन साहब, आपकी बात से एकदम स्पष्ट है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर काम कर रहा है। वह एक संवैधानिक संस्था है, अपनी जिम्मेदारियों को बड़ी बेहतर ढंग से निभाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आखिर राजनीतिक दल इसके जरिए साबित क्या करना चाहते हैं, इस पूरी प्रक्रिया पे सवाल खड़ा करके। कभी 2021 में ही कांग्रेस ने इस तरह की प्रक्रिया का समर्थन किया था, 2025 में आके यह बदल जाती है। यह स्थिति क्यों आ रही है? और क्या चुनाव आयोग के पास ऐसे राजनीतिक दलों को चेतावनी देने के अलावा भी कोई और अधिकार है? नहीं, देखिए जहां तक सवाल है, सारे स्टेक होल्डर हैं, पार्टी जितनी है वो स्टेक होल्डर है इलेक्शन कमीशन की। और मेन मुद्दा है हमारा वोटर। तो वोटर को हमेशा इलेक्शन कमीशन चाहता है ज्यादा वोट करे, उसको सुविधाएं ज्यादा दी जाएं, और चाहे मॉडल पोलिंग स्टेशन की बात करें। मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि ये जब अगर जो इन्होंने ही विरोधियों ने उसको बात उठाया था, विरोधी दलों ने देश में, तो इसको क्या है कि जब रिवीजन हो जाएगा SIR तो उसमें क्लियर हो जाएगा। जहां तक बात है, देखिए कह रहे हैं आधार कार्ड की, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा कि अगर हो सके तो आधार कार्ड को इंक्लूड कर लिया जाए। हाँ, मैं वो आधार कार्ड इसलिए बाहर किया गया था, ये डायरेक्शन नहीं दिया, लेकिन हाँ रिक्वेस्ट की है कि अगर हो सके तो इसको भी लिए, ये भी सरकारी कार्ड है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब इन लोगों ने आधार कार्ड बनवाया तो उस वक्त क्या अपना सही फोटो नहीं दिया, अपना नाम नहीं बताया, अपने फादर का नाम नहीं बताया, मदर का नाम नहीं बताया, और जगह का कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया ना रहने का, तभी तो जाके इनका आधार कार्ड बना। और अपने थंब इम्प्रेशन दिए, उंगलियों के इम्प्रेशन दिए,
तब जाके इनका आधार कार्ड बना। तो जब आधार कार्ड ही बना उस बेस पे, तो कहीं कोई सुविधा लेने जाते हैं, चाहे वो अपना राशन वो लाइसेंस बनवाए, चाहे पासपोर्ट बनवाए, सब जगह। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, हमने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पे और पूरी विवेचना के साथ बताया कि बिहार के सीमांचल जिलों में जो आधार कार्ड सैचुरेशन पॉइंट होता है या फीसदी होता है कि कितने फीसदी सैचुरेशन है, तो मालूम चला कि 100 से ऊपर जा रहा है। यानी जैसे किशनगंज की बात की जाए तो आधार कार्ड सैचुरेशन पॉइंट 126%, यानी अगर मान लीजिए 100 लोग रहते हैं तो 126 का आधार कार्ड बन गया है। कटिहार में 123% आ रहा है आंकड़ा, अरियारिया में 123%, पूर्णिया में 121%। अब ऐसे हालात में तो आधार कार्ड ही बेमायने साबित हो रहे हैं। ऐसे में आधार कार्ड के आधार पर कैसे किसी को वोट देने का अधिकार दिया जा सकता है? डॉक्टर प्रसून जी, ऐसा है कि इस मामले में जब वो जाएगा हमारा बीएलओ घर घर, तो उनसे पेपर लेगा, यही पेपर देने। और डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब यही इसी चीज की तो मनाही कर रहे हैं, सारी प्रक्रिया आप चुनाव बाद करवाइए। विपक्षी दल यही कह रहे हैं। चुनाव बाद क्यों करवाएंगे भाई? मुझे तो अभी उसका नाम चाहिए, अभी उसका नया फेस चाहिए। उस 5 साल पहले कराया होगा फेस, इस तरह का होगा, पुराना नहीं पता। और 2 साल पहले कराया हो, 10 साल पहले कराया हो, तो उसको नया फेस भी चाहिए, लेटेस्ट। उससे एज का भी फर्क पड़ जाता। एज, जन्म पत्री उसकी चेंज नहीं हुई, उसके फादर का नाम चेंज नहीं हुआ, उसका खुद का नाम चेंज नहीं हुआ, फादर का मदर का नाम चेंज नहीं हुआ, और जगह का नाम चेंज नहीं हुआ। तो इससे क्या है, हमारा डाटा तैयार हो जाएगा और एक फ्रेश हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। आप डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब की बात सुने। उनका कहना है अगर आप सच्चे हैं तो दूध का पानी का पानी हो जाने दीजिए, आपको दिक्कत क्या है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आखिर 100 ये जो आधार कार्ड सैचुरेशन 100% से ऊपर चला गया है, 126, कहीं 123, कहीं 121, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और ऐसे संगठित अपराधियों पे कौन लगाम लगाएगा? ऐसे संगठित अपराधी हैं कहाँ, किसके वोटर हैं? जी जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जो संवैधानिक रूप से व्याख्या की और वो उस बॉडी में काम किए हैं, तो वो जानते हैं और उसकी निष्पक्षता जानते हैं। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र देश है विश्व का, और वहां पे इस तरह से लोकतंत्र की तरह सरकार चुन के आती है। और हर मेहनत खुद देखा है कि एक एक मतदाता को ढूंढ ढूंढ के, जहां 5 वोट है वहां पे भी बूथ बनाते हैं ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में, और वायुयान और जल के द्वारा ले जाते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसे आधार कार्ड कैसे बन गए? ये जो बीच की एजेंसियां होती हैं, ये बड़ी बात है डॉक्टर भूपेंद्र कुमार। और आपको बता दें कि चुनाव आयोग की कोशिशों के बावजूद 1 लाख से ज्यादा फर्जी पहचान पत्र बरामद किए गए हैं, जिसके बाद ये साफ तौर पे है कि ये पूरा खेल जिसमें शासन प्रशासन की मिली भगत जरूर होगी। नहीं तो 1 लाख से ज्यादा फर्जी पहचान पत्र बरामद हुए हैं, पता नहीं कितने और होंगे जो बरामद ही नहीं हुए हैं। तो इसके पीछे किसके ऊपर कार्रवाई हो रही है? देखिए, ये बिल्कुल ये एक रैकेट है, और जो कुछ लोग पैसे के लोग करते हैं, कुछ लोग राजनीति संरक्षण के द्वारा करते हैं, और कुछ प्रशासनिक है। ये अलग अलग 3 कंपोनेंट है, 3 आयाम है। क्योंकि कुछ लोग जिनको एजेंसियां मिलती हैं इस तरह से काम करने के लिए, और क्योंकि हमने खुद देखा है वो पैसे के कारण बिकते और सरकारी तंत्र को दुरुपयोग करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा है। इस तरह से भारत के जो नैतिक मूल्य, जो मूल्यवासी हैं, उनको मूल साधन न मिलके जो आप्रवासी जो लोग घुस आए हैं, चाहे वो वर्मा के हो, चाहे बांग्लादेश के हो, और चाहे और किसी कंट्री के दूर के, तो ये जो अभी चुनाव आयोग के जो अधिकारी भी कह रहे थे इस चीज को, तो इसमें क्या है? ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसको होना भी चाहिए। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बिल्कुल वैलिड कहा है, और उसमें कोई रोक लगाने की प्रक्रिया नहीं की। और जिस तरह से फास्ट गोइंग काम कर रही है चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग जिस तरह से उन्होंने 2/3 काम भी कर दिया है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये आपने भी अपने वर्जन में कहा कि दूध का दूध और पानी के पानी, क्योंकि जब वो संवैधानिक संस्था है और उसका जो दायित्व बनता है कि हर मतदाता को, जो चुनाव मतदाता है उसको वोट डालने का उसका मतदाता पत्र, तो ये बहुत सी गड़बड़ियां हैं कि फोटो दूसरे की लगी है, नाम दूसरों के हैं, फर्जी लोग नाम है, और उनके माता पिता एड्रेस, ये बहुत सी बारीकियां चीजें, बहुत सी बारीकियां हैं। चुनाव आयोग अपनी पूरी इस ताकत के साथ इस सूची को सुधारने में लगा हुआ है, लेकिन डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब एक बड़ा सवाल उठ रहा है, बांग्लादेश से इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठिए आते क्यों हैं? कारण क्या है? बांग्लादेश खुद एक मुस्लिम राष्ट्र के तौर पे जाना जाता है, तमाम तरह के उनके अधिकार है। अपनी जमीन छोड़ के दूसरे देश में आना यह एक महाविपदा वाला काम होता है कि आप अपना पूरा संपत्ति बेच के भारत में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं?
क्या कारण है? डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, आप चूंकि उस क्षेत्र में भी काम किए हुए हैं, क्या लगता है कि वो किन परिस्थितियों में आते हैं इंडिया? जी। भारत एक संपन्न देश है। भारत जो आर्थिक तौर से बहुत मजबूत हो चुका है और इसीलिए ये लोग यहाँ पर आते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए और अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए। तो यहाँ के वो रक्षा चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, ठेले लगाते हैं और लोगों के घरों में काम करते हैं। जिस तरीके से आप देखते हैं हमारे हिंदुस्तान के कुछ लोग विदेशों में जाते हैं, जैसे अमेरिका में, और ट्रम्प ने भी भेजे थे कुछ लोगों को यहाँ पर अरेस्ट करके और जहाज के अंदर। तो ये सब क्या है? ये इसीलिए माइग्रेशन होता है कि वहां पर स्थितियां अच्छी नहीं है बांग्लादेश की, और आज भी बांग्लादेश उस स्थिति में नहीं है। और अभी भी ट्रम्प ने उस पर लगा दिया है ड्यूटी। अब क्या होगा कि हमारा देश का कॉटन जाएगा, बांग्लादेश का कॉटन नहीं जाएगा, वहाँ बेरोजगारी फैल जाएगी। आप देख रहे हैं किस तरह से वहाँ कट्टरवाद है और इस तरह की डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, जो एक्चुअली में प्रवासियों के लिए जो सख्त नीतियां अपनाई जा रही हैं, जिस तरीके से घुसपैठिए भारत में आते हैं या किसी भी देश में जाते हैं, उसको लेकर अब बाकी देशों का नजरिया बहुत सख्त हो गया। कारण क्या है? ये घुसपैठिए असल में अपने साथ आतंकवाद, अपराध लेकर आते हैं, जिसके कारण ये सहानुभूति, स्थानीय सहानुभूति खो देते हैं। जैसे म्यांमार के मामले में हुआ, मुस्लिम देश ऐसे रोहिंग्या मुसलमानों को भी अपने यहाँ स्वीकार नहीं करने को तैयार है। इसमें इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है, बांग्लादेश भी है। ऐसे हालात को कैसे बदला जाए डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब? क्या इस तरीके के अवैध घुसपैठियों के लिए भी कोई कैंप बनाना चाहिए, उनके रहने, खाने, पीने के लिए, जीवन मूल्यों के लिए और उनके दोबारा री एजुकेशन के लिए? डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, बड़ा सवाल है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विषय है, इसको यूनाइटेड नेशन में उठाना चाहिए और जिन देशों के साथ ये समस्याएं हैं उन देशों के लिए वहां पर उनके जो राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं मीटिंग्स में, उनके लिए वहां कोई नियम बनाए जाने चाहिए जिसके कारण इसका रुकाव हो सके। अदरवाइज आप देखते हैं कितना माइग्रेशन नेपाल से हमारे इंडिया के अंदर है, कितना माइग्रेशन बांग्लादेश से हमारे यहाँ, कितना माइग्रेशन हमारे यहाँ भूटान से। ये माइग्रेशन हमारे यहाँ कितना तगड़ा है। बल्कि आप ये देखिए, अगर हम पाकिस्तान का रास्ता खोल दें तो पाकिस्तान से भी यहाँ आने लगे। क्यों? पाकिस्तान में भुखमरी मची हुई है और पाकिस्तान बढ़ चढ़ के बोलता है। तो ऐसा नहीं है। इसके लिए तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का ध्यान करना होगा। हमारे देश को वहाँ यूनाइटेड नेशन में बोलना होगा, सिक्योरिटी काउंसिल। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार, जो परिस्थितियां हैं उससे साफ है कि जब किसी को खाने के लिए भोजन नहीं मिलता है तभी वह अपने देश को छोड़ के दूसरी ओर की रास्ता करता है। तो एक मानवीय पहलू भी है। ऐसे लोगों को आपको क्या लगता है कैसे ट्रीट किया जाए? देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी समस्या है और इसको भारतीय जनता पार्टी कई बार उठाती भी रही और राजनीतिक पार्टियां उठाती भी रही और उसका उनको फायदा भी मिला। और ये एक हमारा मूल रूप से है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो भारत के मूल निवासी हैं, उनके संसाधनों का कोई घुसपैठिया क्यों दोहन करे, उन पर क्यों हक जमाए? इसकी सरकार की भी ड्यूटी बनती है कि नहीं, लेकिन डॉक्टर भूपेंद्र कुमार, इसके लिए राष्ट्र की भी एक नीति होनी चाहिए। उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में डालना चाहिए, उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। पहली बात तो देश में आना नहीं चाहिए अवैध तरीके से। अगर आ भी गए हैं तो उनको आप ऐसे भूखे थोड़ी मार सकते हैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार। बिल्कुल, उनके लिए एक पहले नंबर तो चिन्हित किया जाना चाहिए और चिन्हित करने के बाद उनको एक लगभग एक प्रेमाइसिस में रख के और रिपोर्ट करना चाहिए उस राष्ट्र के प्रति, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है और भारत एक अब विकसित देश होने वाला है और एक संपन्न देश है जिसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति हो या सामाजिक स्थिति हो, दोनों में एक अद्भुत इस समय अक्षुण्ण क्षमता आई है। मुझे लगता है कि जो वह सब हम लोग कर रहे हैं, शायद विपक्षी दलों को भी इसी लाइन पे बढ़ना चाहिए। अगर वास्तव में वह मुस्लिमों के हितैषी हैं, वह वास्तव में उन प्रवासियों के हितैषी हैं जो दूसरे देशों से आ रहे हैं, तो उनके मानवीय अधिकार के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, न कि वोटर के अधिकार के तौर पे। आप दोनों चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।